एक नई जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं जो हुई थी उसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है, प्रवेश शुरू हो चुका है। ये मैं बात करूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्रेट के माध्यम से एडमिशन एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, क्रेट होता क्या है, और इसके साथ साथ पीएचडी एडमिशन के बारे में बताऊंगा। सिनॉप्सिस कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगा। कोर्स वर्क क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ प्री सबमिशन पीएचडी का कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है, उसको मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और थीसिस सबमिशन के बारे में मैं बात करूँगा, थीसिस कैसे सबमिट की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो हुई थी, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा जो हुई थी, उसके माध्यम से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और वो एडमिशन सबसे पहले शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। और मैं इसके बाद ये बता दूं कि क्रेट एग्ज़ाम होता क्या है। ये एक प्रकार का एग्ज़ाम जो संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सारे महाविद्यालयों को, जितने उसके 11 संगठन कॉलेज हैं, उनमें भी पीएचडी का कोर्स शुरू कर दिया गया है पिछले 2 सत्रों से। तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिसको कहते हैं, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा। सारे महाविद्यालयों को एडमिशन करने के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसको शोध यानी पीएचडी करने के लिए, शोध प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा लिया जाता है, उसी को क्रेट कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के बाद संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट लेवल 2 के तहत, लेवल 1 नहीं दोस्तों, लेवल 2 के तहत पीएचडी प्रवेश को प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा शास्त्र विभाग ने क्रेट लेवल 1 में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सहित उनके आवेदन मांगे हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ ने सभी विभागों को क्रेट लेवल 1 परिणाम भेज दिया है। यानी जो प्रवेश परीक्षा वाला विभाग होता है वो एग्ज़ाम लिया था, और उसके बाद वो सभी विभागों, जितने विभाग हैं, शोध विभाग जिस विभाग में हो रहे हैं, उनका रिजल्ट सबको भेज दिया है हर विभाग को। और हर विभाग अपने अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से वो एडमिशन शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, प्रवेश प्रकोष्ठ ने सभी विभागों को क्रेट लेवल 1 परिणाम भेज दिया है। अन्य विभाग भी इसी हफ्ते से लेवल 2 के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यानी कि अभी तो शिक्षा शास्त्र विभाग स्टार्ट किया गया है, इसके बाद और विभाग जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, संगीत हो गया, और जितने भी सब्जेक्ट वहाँ चल रहे हैं, यानी जिसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली गई है शोध के लिए, सारे एडमिशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद अपनी तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा क्रेट 2024 के तहत 43 विषयों की पीएचडी 1219 सीटों में प्रवेश होने हैं। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 43 विषय की प्रवेश परीक्षा ली गई थी, शोध प्रवेश परीक्षा ली गई थी, और जिसमें से 1219 सीट प्रवेश के लिए तैयार है, हर विषय, हर सब्जेक्ट को मिला करके। यानी कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिए होंगे, और सीटें उनकी सीमित हैं। 1219 सीटें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए। हर सब्जेक्ट की सीट अलग अलग है, ये नहीं निश्चित है कि 1219 सिर्फ एक ही विषय की, ऐसा नहीं है दोस्तों, अलग अलग है। इनमें विश्वविद्यालय के विभागों एवं केंद्रों में 770, यानी जो मेन कैंपस होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय में वहाँ पे 770 सीटें हैं सारे सब्जेक्ट को मिला करके। और बाकी जो बची हुई सीटें हैं संघटक कॉलेजों के लिए हैं, और संघटक महाविद्यालयों में 449 सीटें शामिल हैं। यानी पीएचडी करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 770 कैंपस में सीटें हैं,
हर सब्जेक्ट मिला करके, और संगठक महाविद्यालय जो हैं वो 449 सीटें हैं उनके लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा में 7,424 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दोस्तों मैं बता दूं 7,424 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा दिया था, जिसमें से एडमिशन होना है 1,219 अभ्यर्थियों का, और जिसमें से कैंपस में सिर्फ 770 रहेंगे, बाकी 449 महाविद्यालयों में रिसर्च करेंगे। और चाहे वो महाविद्यालय में रिसर्च करें चाहे कैंपस में रिसर्च करें, कोई इससे मतलब नहीं होता है। रिसर्च तो रिसर्च होता है दोस्तों, डिग्री वही मिलेगी, सबको सेम डिग्री मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग जो जो उत्तीर्ण हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी रखें, क्योंकि किसी भी वक्त, जैसे शिक्षा शास्त्र विभाग ने शुरुआत कर दिया है, किसी भी वक्त लेवल 2 के तहत आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा शोध में। और दोस्तों मैं इसके आगे ये बता दूं आप लोगों को कि जैसे मैं बताया क्रेट परीक्षा होती क्या है, क्रेट के बारे में मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको पीएचडी एडमिशन भी बता चुका हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जा कर के पता करते रहिए, या आधिकारिक विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप लोग जा कर के अपना डिटेल देख सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। इसमें घबराने की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं, आप लोग अगर एडमिशन ले लेंगे तो सिनैप्सिस कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है सिनैप्सिस बनाने की। सिनैप्सिस कैसे आप लोग बनाएंगे। बहुत से स्टूडेंट हैं जो सिनैप्सिस नहीं बना पाते हैं, किसी सीनियर को पकड़ते हैं, प्रोफेसर पकड़ते हैं, लेकिन सीनियर भी अपना हीला हवाली करके थोड़ा बहुत बता देते हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। और प्रोफेसर भी इसी तरह से, आप मान लीजिए किसी प्रोफेसर से गए मिलने या सिनैप्सिस बनाने के बारे में पूछने के लिए, तो प्रोफेसर आपको कितना टाइम देंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत देंगे आधे घंटे। तो आधे घंटे में आप लोग सिनैप्सिस कैसे सीख सकते हैं, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप लोगों को प्रोफेसर बता देंगे, कुछ आप लोगों को सीनियर बता देंगे, तो आप लोग को जानकारी हो जाएगी। जब 2-3 बार बता दिया जाएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी कि कैसे सिनैप्सिस बनाई जाती है। तो सिनैप्सिस बनाते समय 2-3 चीज़, 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। 4-5 टॉपिक हैं जो सिनैप्सिस बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो सिनैप्सिस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यानी सिनैप्सिस को शोध प्रारूप भी कहते हैं हिंदी में, जिसको शोध प्रारूप यानी शोध करने से पहले एक प्रारूप बनानी पड़ती है, प्रक्रिया बनानी पड़ती है, उसी को सिनैप्सिस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शोध प्रारूप कहते हैं। तो कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम सबसे पहले एक क्रमानुसार रखते हैं। सबसे पहले आप लोग पहले क्रम में रखिए शीर्षक, यानी हमारा शीर्षक क्या होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए शीर्षक, हम शीर्षक क्या रखें। जैसे हिंदी का स्टूडेंट है तो ऐसा शीर्षक उठाए जिससे कि उसको आसानी हो। जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद को ले लिया, जयशंकर प्रसाद का कितने काव्य हैं, कितने क्या हैं, उसमें से सिर्फ एक मतलब पक्ष को उनके लेना है। या मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास ले लिया, तो उपन्यास में उनके काव्य कृतियाँ जितनी भी हैं, नाटक हो गए, उपन्यास हो गए, सिर्फ ये नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद का पूरी कृतियों पे आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोग सिर्फ एक पार्ट को पकड़िए, या नाटक को पकड़िए या उपन्यास को पकड़िए। जैसे उनके उपन्यासों में यथार्थवादी चेतना हो गया, उनके उपन्यासों में पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कुछ भी आप शीर्षक रख सकते हैं, उसी के अनुसार आपको रिसर्च करना है। तो शीर्षक हो गया, इसको शीर्षक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जयशंकर प्रसाद के ले लिया आपने काव्य की प्रतियां, किस काव्य की प्रतियां जयशंकर प्रसाद की लेंगे, उसको आप एक तरफ लेंगे, एक ही लेंगे। और जैसे मान लीजिए कोई उपन्यास आप ले लिए, मान लीजिए हिमांशु जोशी ले रहे हैं, तो हिमांशु जोशी के उपन्यासों में पहाड़ी क्षेत्र ले लिए, तो सिर्फ आपको पहाड़ी क्षेत्र हिमांशु जोशी की जितनी कृतियां हैं उपन्यास सिर्फ देखना है और उसके बारे में करना है। ज़्यादा पूरा क्षेत्र ले लेंगे तो आप लोग इससे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये शीर्षक हो गया। अब मैं उसके बाद प्रस्तावना, आप लोग एक प्रस्तावना बनाइए शीर्षक के बाद। प्रस्तावना में आप जानते ही हैं क्या क्या लिखना है प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना ये होता है कि जो आपने शीर्षक लिया है उसको, शीर्षक को कई भागों में बांटेंगे। जैसे आपने मैं बताया मुंशी प्रेमचंद ले लिए, तो उनमें प्रेमचंद का जीवन हो गया, जीवनी हो गई, काव्य कृतियाँ हो गई, हाँ, और उनका प्रेमचंद के उपन्यासों में जैसे कि आधुनिकता की झलक ले ली, मतलब कई पार्ट उसमें बनाने में इसको प्रस्तावना कहते हैं। एक सीरियल से आप लोग बना लेंगे। उसके बाद शोध उद्देश्य आप लोग बनाएंगे।
तीसरा टॉपिक, शोध उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, शोध उद्देश्य यानी हम शोध किस लिए कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शोध का उद्देश्य क्या है हमारे, इसको शोध उद्देश्य कहते हैं। लास्ट में हम उद्देश्य क्या दे रहे हैं शोध करके पूरा, उसको शोध उद्देश्य कहते हैं। शोध की प्रासंगिकता यानी शोध की प्रासंगिकता, आप लोग तीसरे चौथा टॉपिक बनाएंगे। शोध की प्रासंगिकता क्या होती है, शोध को हम किस तरह से आगे ले जाए, इसकी प्रासंगिकता क्या है समाज में। वो शोध की सीमा यानी हम एक सीमा निर्धारित करेंगे शोध की, इसके क्षेत्र के बारे में, इसके आगे नहीं जाएंगे, एक टाइम निर्धारित करें, उसको शोध की सीमा कहते हैं। शोध प्रविधि, शोध की प्रविधि मतलब कौन सी विधि से हम शोध कर रहे हैं, कौन सी विधि से नहीं कर रहे हैं, इसको आपको शोध प्रविधि के अंदर देना पड़ेगा, इसको शोध प्रविधि कहते हैं दोस्तों। उसके बाद शोध साहित्य की समीक्षा यानी शोध साहित्य क्या है उसकी समीक्षा हम आप लोग करेंगे, ये होगा एक टॉपिक। उसके बाद अध्याय विभाजन, इसके बाद आप लोग अध्याय विभाजन 1 से लेकर 5 अध्याय, 4 अध्याय, 5-6 अध्याय, यानी कम से कम 4 अध्याय, 4 अध्याय से कम नहीं किया जाता है दोस्तों। अगर 4 अध्याय से कम किया जाएगा तो आप लोगों को सब हेडिंग बढ़ानी पड़ेगी जिसमें हेडिंग डाली जाती है, इसलिए ये अध्याय विभाजन हो गया। हर अध्याय विभाजन करते जाइए, जो कि आप लोग प्रस्तावना में दिखाएंगे। प्रस्तावना जैसे मैं बताया कि एक सीरियस प्रस्तावना जो होती है, किताबों में पढ़े होंगे आप लोग प्रस्तावना कैसे बनती है, उसी को कहते हैं। और उपसंहार यानी उपसंहार, लास्ट में आप निचोड़ क्या निकाल रहे हैं उसी को उपसंहार बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग सिनॉप्सिस बनाते समय ध्यान देंगे। जैसे कि मैं बताया, शीर्षक, प्रस्तावना, शोध उद्देश्य, शोध की प्रासंगिकता, शोध की सीमा, शोध की प्रविधि, शोध साहित्य की समीक्षा और अध्याय विभाजन और उपसंहार, ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब इसके बाद आपका एडमिशन जैसे ही हो जाएगा, सिनॉप्सिस बना लेंगे, उसके बाद एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद सिनॉप्सिस बनाएंगे, सिनॉप्सिस जैसे आपकी बन जाएगी, आपकी गाइड चेक करेंगे, सही होगा, तब आप लोगों का कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स वर्क की एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, मैं बता दूं कि कोर्स वर्क इसलिए कराया जाता है कि आपको शोध के बारे में बताया जाता है, शोध हम कैसे करें, कहाँ पे उसका रेफरेंस देना है, कहाँ पे हमको संदर्भ ग्रंथ देना है, कहाँ पे हमको उसका विषय सूची लिखना है, कहाँ पे हमको उपसंहार देना है, और शोध की प्रविधि क्या होनी चाहिए, शोध का उद्देश्य, ये सब आपको कोर्स वर्क के समय बताया जाएगा। कोर्स वर्क 6 मंथ का होता है, हर विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स वर्क कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय अपने अपने अनुरूप, अपने अपने अनुसार कोर्स वर्क कराते हैं दोस्तों। ये हो गया कोर्स वर्क। तो अब इसके बाद मैं बताऊंगा प्री सबमिशन। जैसे कोर्स वर्क खत्म होगा उसके बाद आपका चलेगा रिसर्च प्रक्रिया। रिसर्च प्रक्रिया किसी का 3 साल होता है, किसी का 5 साल, कोई 3 वर्ष में ही कंप्लीट करके देता है, लेकिन जो JRF के स्टूडेंट होते हैं वह अधिकतर 5 वर्ष लगाते हैं, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए अधिकतर 5 वर्ष लगाते हैं दोस्तों। तो प्री सबमिशन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आप पूरा रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे। एक आप जो रिसर्च कंप्लीट किए रहेंगे, आप थीसिस कंप्लीट करेंगे, एक जिसको बोलते हैं प्री थीसिस। प्री थीसिस ये होती है कि आप लोग जो थीसिस बाइंडिंग नहीं कराए रहेंगे, आपको प्रिंट आउट निकाल करके एक प्रक्रिया के तहत पूरा, जैसे प्रमाण पत्र हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, सारी चीज़ें लगा कर कंप्लीट कर लेंगे जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं। उसके बाद आपको प्री सबमिशन विश्वविद्यालय द्वारा या कॉलेज द्वारा कराई जाती है कि आप बताएंगे विश्वविद्यालय को कि हम जमा करेंगे अपनी थीसिस। उसके पहले आपको प्री सबमिशन किया जाएगा, आपने काम क्या किया है, क्या छोड़ा है, उसके बारे में बताया जाएगा। ये होती है प्री सबमिशन। प्री सबमिशन की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि इस समय मैं नहीं बता सकता, बहुत शार्ट में बता दिया हूँ। उसके प्री सबमिशन होने के बाद आप लोग थीसिस ले जाकर कॉलेज में, इसका विश्वविद्यालय में जमा करेंगे। कॉलेज में थीसिस नहीं जमा होती है, विश्वविद्यालय में जमा होती है दोस्तों। कॉलेज में एक प्रति जरूर लेते हैं लाइब्रेरी के लिए, लेकिन जमा हमेशा विश्वविद्यालय में की जाती है थीसिस। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल पूरी तरह से ओरिजिनल है, इसलिए मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। जो ना समझ में कमेंट करके पूछ लीजिए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो ओरिजिनल है, मैं अपना खुद का चैनल बनाता हूँ। मैं खुद की जानकारी, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ, खुद की जानकारी देता हूँ, जो मेरा अनुभव है उसी अनुभव के अनुसार मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं है
कि मैं भी दूसरों की कॉपी करके या दूसरों की वीडियो उठा करके डालता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं खुद की वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, जो ना समझ में आप लोग पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें कॉपी नहीं की जाती हैं किसी की। मैं खुद का बनाता हूँ, खुद की समझ से खुद का बताता हूँ। किसी दूसरे के बताए हुए उस पर नहीं चलता हूँ, ना दूसरे की वीडियो डालता हूँ। दोस्तों, जो ना समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।